नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर। आज असम में लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का करेंगे उद्घाटन, तो वहीं मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज से शुरू होगा यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से का रंग रोगन। एएसआई करेगी निगरानी। कश्मीर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। कहा, पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता जग जाहिर। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ताजा बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के मैदानी इलाकों में भी बारिश से मौसम सुहाना। तापमान में गिरावट। और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लेने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष यान रवाना। 9 महीने बाद धरती पर लौटेंगे विलियम्स और बुच विल्मोर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। मुंडलाना मंडल के अध्यक्ष थे सुरेंद्र जवाहर। जी हां, सुरेंद्र जवाहर जो कि बीजेपी नेता हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। पड़ोसी ने बताया जा रहा है कि गोली मारी है। एक गोली उनके माथे पर और दूसरी उनके पेट में लगी है। 2 तरह के इस वक्त विवाद भी सामने आ रहे हैं। भाजपा के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बार फिर हम आपको बता दें कि उन्हें 2 गोलियां मारी गई हैं और रात करीब 9 बजे वे अपने घर के पास ही थे। उसी समय एक पड़ोसी पिस्तौल लेकर आया और उन्हें गोली मार दी। एक गोली माथे पर और दूसरी पेट में लगी। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता आकांक्षा। आइए सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं आकांक्षा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो भाजपा के नेता थे, उनकी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। हरियाणा के बीजेपी नेता रहे हैं। क्या 2 विवाद सामने निकल कर आ रहे हैं? क्या कुछ तस्वीर साफ हुई है? जी, भाजपा के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कल कुछ 9 बजे के करीब होली खेलने के बाद जब वो अपने घर पे थे, तो जो अभी तक पता चल रहा है, जो विवाद है वो किसी जमीन का है और दूसरा सरपंची को लेकर है। और इस जो विवाद हुआ था उसमें उनको जो है 2 गोलियां मारी गई थी उनके पड़ोसी द्वारा। और दोनों गोलियों के चलते उनको फिर अस्पताल लेके जाया गया लगने के बाद, और वहां पर जाकर मृत घोषित किया गया अस्पताल में। अभी तक जो पता चल पाया है वो कोई जमीनी विवाद है जो, और दूसरा जो है कुछ सरपंची को लेकर भी कोई एक विवाद था जिसके चलते जो है ये हत्याकांड हुआ है। जी, जो आरोपी है आकांक्षा, अगर उनकी बात की जाए तो क्या उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, अभी इसकी जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में अभी तक स्पष्ट कुछ आ नहीं रहा है जी, और जैसे ही कुछ पता चलेगा वो आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है आकांक्षा, आप अपनी नज़र बनाए रखें इस खबर पर। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपसे पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में भीड़ ने एएसआई संतोष कुमार सिंह पर हमला करके उनकी जान ले ली। पुलिस के अनुसार कल शाम नंदलालपुर गांव में एक परिवार द्वारा शराब पीकर हंगामा करने की खबर मिली थी। इसके बाद एएसआई संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी और उसके पूरे परिवार ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में तैनात एएसआई संतोष कुमार के सर पर किसी धारदार हथियार से वार कर दिया गया था। इस मामले में आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। एएसआई संतोष कुमार भभुआ के रहने वाले थे और 1 साल से मुफस्सिल थाना में पदस्थ थे। और इसी खबर पर हमारे साथ पटना से मधुरेश नारायण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आइए सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। मधुरेश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार पर हमला करके उनकी जान ले ली गई, यानी एक और जो भाजपा के नेता रहे उन पर गोली मार दी गई। क्या कुछ आपके पास तफसीली खबर है?
देखिए, संतोष कुमार वाली जो घटना है, इसमें डायल 112 पे एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि एक परिवार के कुछ लोग शराब पी करके हंगामा कर रहे हैं और दूसरे लोग डायल 112 संतोष कुमार अपनी टीम के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने इस विवाद को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन जो आरोपी बताया जा रहा है रणवीर कुमार और उसके परिवार के द्वारा उन्हें घेर करके उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके बाद उनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई और जो बैकअप टीम आई, बैकअप टीम ने रेस्क्यू किया और उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। जो वहां के पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि जो परिवार जिसने हमला किया था उसे उसकी पहचान कर ली गई है और परिवार के सारे सदस्य घर में ताला बंद करके अभी फरार हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अभी छापेमारी की जा रही है और भी जो भाजपा के जो नेता है उनकी हत्या की जो बात सामने आ रही है, उस मामले में भी पुलिस छानबीन कर रही है और बताया जा रहा है कि आज शाम तक उसमें भी कुछ जानकारी मिल सकती है कि हत्या के क्या कारण थे। हालांकि जो अभी तक बात आसपास के लोगों से सामने आई है वो ये है कि ये निजी दुश्मनी के कारण दो पक्ष में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये फायरिंग हुई और उसमें उनकी हत्या हुई थी। लेकिन जब तक पुलिस की तरफ से कंफर्म कर दिया जाए, अभी जल्दबाजी होगा उस मामले में। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो नंदलालपुर गांव का जो परिवार था जो शराब पीकर हंगामा कर रहा था, क्या ये पूरा मामला जो तस्वीर साफ नजर आ रही है उसी की वजह से है? हाँ बिल्कुल, ये पुलिस की छानबीन में अभी ये बात सामने आया है और पुलिस अधीक्षक ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि जो मामला था उसमें शराब पी करके हंगामा करने की भी खबर डायल 112 पर मिली थी, जिसके बाद वहां पे नियरेस्ट पेट्रोलिंग पार्टी जो थी डायल 112 की, वो एएसआई संतोष कुमार के नेतृत्व में तैनात थी। तो घटनास्थल को तुरंत टेक ऑफ किया संतोष कुमार ने। वहां पहुंचने के बाद रणवीर कुमार के जो परिवार के लोग थे उन्होंने उनको घेर लिया और धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद उनकी जांच के दौरान। जी मधुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई का काम एएसआई की निगरानी में आज से शुरू होगा। मुस्लिम पक्ष को रंगाई पुताई के लिए हाई कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद गुरुवार को एएसआई टीम ने मस्जिद का निरीक्षण किया था। इस बीच हिंदू पक्ष ने मस्जिद के रंग रोगन में हरे रंग का इस्तेमाल न किए जाने की मांग की है। हिंदू पक्षकारों ने इस संबंध में एक ज्ञापन में भी डीएम को दिया है। हिंदू पक्ष की मांग है कि विवादित इमारत की रंगाई पुताई सफेद रंग से ही होनी चाहिए। शाही जामा मस्जिद ने रमजान के महीने में रंगाई पुताई की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने 7 दिन में बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि समुचित लाइटिंग भी ढांचे को बिना कोई क्षति पहुंचाए की जाए। और पंजाब के स्वर्ण मंदिर में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे 2 सेवादार और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। ये जानकारी पुलिस ने दी है। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि श्री दरबार साहिब परिसर में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को देखा गया। वह दूसरी मंजिल पर था कि जब उसे नीचे आने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। इसके बाद कर्मचारी जसबीर सिंह दूसरी मंजिल पर गए और उसे नीचे आने के लिए कहा। इसके बाद उस व्यक्ति ने लोहे की एक रॉड से जसबीर सिंह को घायल कर दिया। इसके बाद बाकी कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। इस व्यक्ति की पहचान जुल्फान नाम से हुई है। ये यमुनानगर हरियाणा का निवासी है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को नोटिस किया गया सेवादार जसबीर सिंह की तरफ से, जो कि 2nd फ्लोर पे घूमता पाया गया। वहाँ पड़ी एक आयरन रॉड के साथ वो घुमाने लग गया जो व्यक्ति था और उससे चोट लगी जसबीर सिंह जी के। ये जो व्यक्ति था वहाँ, जिसकी बाद में आइडेंटिफिकेशन जुल्फान वासी जो शादीपुर यमुनानगर हरियाणा का
आइडेंटिफाई हुआ है। तो उसके बाद एसजीपीसी की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने और हमने उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। उसकी पूछताछ की जा रही है। सारा मामले के ऊपर पूरी कार्रवाई हुई है और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मार दी। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। हमले में ठाकुर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए। ठाकुर के पैर में गोली लगी है और उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों को बिलासपुर स्थित एम्स ले जाया गया है। पूर्व विधायक पत्नी को आवंटित सरकारी आवास के प्रांगण में अन्य लोगों के साथ वो होली मना रहे थे, तभी 4 लोग आए और गोलीबारी शुरू कर दी। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हमलावरों ने करीब 12 राउंड गोलियां चलाईं। पुलिस टीमें बनाकर आरोपियों को ढूंढ रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बंबर ठाकुर की पत्नी के सरकारी आवास पर ये हमला हुआ है। बंबर ठाकुर ने गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। पीएसओ ने बंबर ठाकुर को बचाने के लिए 2 गोलियां खाई हैं। झारखंड में गिरिडीह के घोरथंबा इलाके में होली के जश्न के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद वाहनों में आग लगा दी गई। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सब नियंत्रण में कर लिया है। वहीं पुलिस के आने से पहले कुछ लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। एसपी डॉक्टर बीमल ने कहा कि हम दोनों समुदायों के लोगों की पहचान कर रहे हैं। पहचान होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। कुछ वाहनों में आग भी लगाई गई। घोरथंबा ओपी क्षेत्र में जो है ये 2 पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग की नहीं आई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी 2 पक्ष के वैसे लोग वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें तो जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने झारखंड के गिरिडीह में कल होली समारोह के दौरान हुई झड़प की घटना पर दुख जताया और कहा कि जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से वहां पर जो एजेंसियां या बल हैं उन्हें अवश्य इसका संज्ञान लेना होगा। जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी भी। जहां पर भी इस प्रकार की ये घटना हुई है, निश्चित रूप से वहाँ पर जो एजेंसियां हैं, जो फोर्सेस हैं, उन्होंने इसका संज्ञान अवश्य लिया होगा और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी भी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना की पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 31 क्विंटल गांजा से भरा ट्रक जब्त किया है। ये मादक पदार्थ पशु आहार के बोरों के बीच छुपाकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सवितापुरा नहर रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान इस ट्रक को रोका और जांच में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। जब्त किए गए गांजे की बाजार में कीमत करीब 6 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। मुरैना के एसपी समीर सौरभ ने आरोपी से विस्तार से पूछताछ की है। सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा मुझे लगता है मुरैना की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक कार्रवाई की गई है गांजे की, जिसमें एक आयशर ट्रक भरा हुआ गांजा लगभग 3000 किलो से अधिक मात्रा का, जिसकी बाजार कीमत 6 करोड़ से ऊपर की है, उसको जब्त किया है। एक आरोपी को राउंड अप किया है जिससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। माल कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, किस रूट से आया, सभी पहलुओं पर जाँच की जाएगी और इसको फर्दर हम लोग और इन्वेस्टिगेट करके पूरा लिंक होंगे। और वडोदरा में करेली बाग हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी रक्षित चौरसिया के मामले में
तूल पकड़ लिया है। भयावह हिट एंड रन को अंजाम देने के बाद वडोदरा पुलिस की कस्टडी में आरोपी रक्षित चौरसिया ने मीडिया को बयान दिया है। इसमें वे खुद को निर्दोष बताते हुए सारा ठीकरा गाड़ी के स्पोर्ट्स मोड में जाने और एयर बैग खुल जाने का हवाला देकर बचाव कर रहा है। वडोदरा हिट एंड रन की घटना में 5 से 7 लोग घायल हुए हैं। इनमें एक महिला की मौत हो चुकी है। उसकी बेटी को किसी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पति की हालत भी गंभीर है। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक छोटी कार थी बाग चौराहे पे, चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है। और हम लोग जब राइट आने का स्पेस था, उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला, कुछ आगे का दिखा नहीं। मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। वडोदरा पुलिस आयुक्त नरसिम्हा कुमार ने वडोदरा में हुई कार दुर्घटना पर कहा कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। व्हीकल चला रहे थे और उनका जो को पैसेंजर थे, उनका एंटायर मूवमेंट के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किए, किस मार्ग से निकले और कौन से इनके साथ में थे, क्या वो किसी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का कंज्यूम किए हुए थे, ओवर स्पीडिंग हो रहा था। इस तरह के सभी घटनाक्रम के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसमें लोकल पुलिस के उपरांत क्राइम ब्रांच के अधिकारी, पीसीबी और एसओजी के टीम भी तैनात है, ताकि इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकें। जो को पैसेंजर था, जो क्राइम सीन से निकल गया था, उनको भी पुलिस ट्रेस करने में सफल हुई है। तो अभी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिटेल्स बाहर आएंगे उसके आधार पे आगे का कार्रवाई किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कई क्षेत्रों में 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये बंद 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा। राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को निषेधाज्ञा जारी। ये बताया गया कि अफवाहों के फैलने की आशंका और गैर कानूनी गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित किया गया है। इस बीच बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और विदेश में भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक नई पहल करते हुए शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी का दौरा किया और यूनिवर्सिटी के कुलपति एवं दक्षिण एशिया विभाग के अध्यापकों के साथ विचार विमर्श किया। शंघाई और चीन में हिंदी के प्रसार के लिए 2013 में ही इस यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर की स्थापना की गई थी। देश हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को देश विदेश में समृद्ध बनाने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 1 मई से मुंबई में वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एंड एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होने जा रहा है। ये समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का काम करेगा। रचनात्मकता, मीडिया और प्रौद्योगिकी का संगम दुनिया के मीडिया परिदृश्य को बदल रहा है।
भारत ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है और इस साल 1 मई से मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 इसे साकार रूप देगा। वेव्स रचनाकारों को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा। दिल्ली में वेव्स का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना था। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने देश के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बताते हुए कहा कि ये संस्थान रचनात्मकता सर्जित करने वाले समुदाय को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने में मदद करेगा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू में किया था, उसमें से करीब 80,000 के अधिक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। शॉर्टलिस्ट होकर 1000 से अधिक लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो हमारे एक बहुत नया कॉन्सेप्ट IIT IIM की तर्ज पे IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़, इसका भी पहला IICT बनेगा मुंबई में। उसके लिए भी करीब 400 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन हुआ है। और साथ ही साथ मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ज़मीन एलोकेट हुई है। एक फ़ंड भी बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनेगा, जिससे कि जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बने। वेव्स समिट 2025 को लेकर CEO अचल मल्होत्रा ने इसे मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक बड़ा मंच बताया। उन्होंने कहा कि यह समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा, जहां मीडिया, गेमिंग, ऑडियो विजुअल और OTT प्लेटफॉर्म पर नई तकनीकों के प्रभाव पर चर्चा होगी। वेव्स एक कन्वर्जेंस इवेंट है जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ेगा। इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसको मायने रखते हुए वेव्स के कंपोनेंट्स जैसे कि गेमिंग, ऑडियो विजुअल सेक्टर में AVGC सेक्टर हुआ और OTT चैनल्स हुए, सबको एकत्रित करके एक कन्वर्जेंस समिट विश्व भर से इन सब के मुख्य संचालकों को बुलाया जाएगा और एक चर्चा का विषय इस समिट के द्वारा उभरेगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स के प्रतिभागी 1 मई से 4 मई 2025 के दौरान मुंबई में एकत्रित होंगे। यह ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं, मीडिया पेशेवरों, कलाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को एक साथ लाएगा। वेव्स 2025 डिजिटल युग की चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करता है। अपनी तरह के पहले आयोजन के रूप में वेव्स 2025 सांस्कृतिक विविधता, नवाचार और मीडिया प्लेटफॉर्मों तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर इन मुद्दों से निपटेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ने पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत का बयान पढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कल जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी दावों और बयानों की कड़ी आलोचना की और पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता और धर्माधा के रिकॉर्ड को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि आज दुनिया धार्मिक भेदभाव की व्यापक चुनौती का सामना कर रही है। धार्मिक भेदभाव, घृणा और हिंसा से मुक्त दुनिया को बढ़ावा देना प्राचीन काल से ही भारत की जीवन पद्धति रही है। The former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is and will always be an integral part of India. मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो रही है। सभी जिलों में इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्रों में बैठने, छाया, टेंट, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की गई।
खरीदी केंद्रों पर निःशुल्क स्लॉट बुकिंग करने के लिए हेल्प डेस्क भी रहेंगे। किसानों को शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इसके अतिरिक्त किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा, जिससे कुल समर्थन मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इस वर्ष लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। इस उपार्जन पर समर्थन मूल्य की राशि लगभग 19,400 करोड़ रुपए होगी, जबकि बोनस के रूप में किसानों को 1,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के अधिकतर मैदानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल देर शाम से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। दक्षिणी जिले शोपियां के ऊंचे स्थानों पर भारी, जबकि मैदानी स्थानों पर भी हल्की बर्फबारी हो रही है। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में पर्यटक स्थल यूसमर्ग और दोद पतरी के अलावा ऊंचे और मैदानी स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की सूचना है। गुरेज घाटी भी इसमें शामिल है और जिले के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। केरन और माछिल सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और अमेरिका में शटडाउन का खतरा टल गया। कांग्रेस ने शुक्रवार को फंडिंग की समय सीमा से कुछ घंटे पहले सरकार को इस संकट का सामना करने से बचा लिया। सीनेट ने सदन में पारित स्टॉप गैप वे विधेयक को मंजूरी दे दी। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गया है। इस पर अभी उनके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। खबरों के अनुसार ये कुछ डेमोक्रेट्स की वजह से संभव हो सका। हालांकि उनके ऊपर ट्रंप समर्थित इस विधेयक का विरोध करने का भारी दबाव था। सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर और अन्य 9 ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शूमर ने बिल के पारित होने का रास्ता साफ करने के अपने फैसले के बचाव में तर्क दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सेनेटर शूमर की सराहना की। लगभग 54 से 40 से पारित स्टॉप गैप विधेयक 30 सितंबर तक सरकार को निधि प्रदान करता है। इसके अलावा सीनेट ने वॉशिंगटन डीसी को अपने फंड पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देने के लिए एक अलग उपाय को मंजूरी दी है। और आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन माध्यम से काम करना जितना आसान है, एहतियात बरतनी, सतर्क रहना उतना ही जरूरी है। डिजिटल दुनिया में हमारे डिवाइसेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड हमारी लाइफलाइन बन गए हैं और स्मार्टफोन आने के बाद तो मोबाइल पर ही अधिकतर काम हो जाते हैं। साइबर अपराधी कई तरीके अपनाते हैं ताकि उनका फ़ोन हैक कर अपनी जानकारी हासिल कर सकें। जब ऐसा आपके साथ हो तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। 3 डिजिट का OTP है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सारे OTP निकलवा लेते हैं। वो एक कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन होंगे 3 डिजिट में? 10 × 10 × 10 इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज। तो वो रैंडमली ट्राई करते रहते हैं और वो क्रैक कर लेते हैं। उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्सिंग, कि कोई एक OTP चल गया तो भर भर के आपको OTP आएगा और वो कॉम्बिनेशन एक पैटर्न के थ्रू ट्राई करेंगे। पर यदि ज़्यादा बड़ा OTP है, जैसे कि जो OTP के बारे में होते हैं जो 8 डिजिट के हैं, 6 डिजिट के हैं, तो वो आपसे मांगते हैं किसी बहाने से, क्योंकि आपको लगता है कि यार पेमेंट का भी नहीं है तो कोई कहानी पीछे होगी और उसके थ्रू वो आपसे वो नंबर मांग लेंगे। यदि मांग लेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर कॉन्फ़िगर हो। अब आपको अलर्ट हो जाना है कोई आपका आइडेंटिटी थेफ्ट करना चाह रहा है या आपके नंबर से कुछ कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है, वो आपको पता भी होगा क्या कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है, तो आप थोड़ा सा सेफ रह सकते हैं। तो साइबर अलर्ट में हम जानेंगे इस सवाल का जवाब कि कहीं आपका फ़ोन हैक तो नहीं है। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात आपके फोन की। कहीं आपका फोन हैक तो नहीं? SMS आने शुरू हो गए अलग अलग कंपनीज की ऐप्स के, जिसमें OTPs थे बहुत सारे।
मतलब 1 मिनट में मुझे वो 10 OTP भेजते थे। मैंने तुरंत अपने प्रोफेसर को कॉल किया। आपके टेलीग्राम से मुझे इस तरीके का लिंक आया हुआ है। का टेलीग्राम था वो हैक हुआ था। तो व्हाट्सएप भी आपका हैक हुआ, व्हाट्सएप आपका कंट्रोल में ले लेगा और उसके बाद उस पर 2 फैक्टर लगा दे। तो उसने 6 डिजिट का कोड अप्लाई किया है, तो आप अपना व्हाट्सएप रिकवर भी नहीं कर सकते। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें, नमस्कार।